आपका जब चुनाव के उससे गुजरे आप रास्ते से? सही मायने में कभी कभी हम बैठ के अगर सोचते हैं, क्योंकि इतना अनुभव मुझे नहीं था जब मैं चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब जानकर देखकर मुझे ये ताज्जुब भी होता है, लेकिन एक अंदर से गुमान भी है कि मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चुनाव जनता ने मेरे लिए लड़ा, और ना किसी जात, ना किसी धर्म, ना किसी वर्ग, किसी कोई विशेष या किसी ऐसा कि कोई आके मुझसे ये कहे मैं इतने वोट का मालिक हूँ, मेरा साथ दो, ऐसी कोई स्थिति पैदा ही नहीं हुई। लोगों ने बहुत प्यार से, जिस जगह से मैं पैदा हुई थी, सही मायने में एक बेटी को हाथों हाथ लिया उन्होंने। उन्नाव पिछड़ा हुआ इलाका है जी। लखनऊ की तरक्की तो हुई, लेकिन उन्नाव ही रहा। अब जब आप वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुई और आपने जैसा कहा शुरू में कि मैं चाहती थी कि राजनीति मेरा उपयोग ना करे, मैं राजनीति का उपयोग करके कुछ और बेहतर कर पाऊँ, कितना बेहतर हो पा रहा है? कितनी आपको लगता है अब ज्यादा सहूलियत हो गई सियासत में आने के बाद काम में? ऐसा है कि चुनाव के पहले और पॉलिटिक्स में आने के पहले बहुत कुछ नहीं पता होता है। मैं एक साइंस की ग्रेजुएट थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या संविधान वगैरह पढ़ा नहीं था, लेकिन जब सांसद बन के मैं यहाँ आई तो पार्लियामेंट गई और कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा, तो एक बात जो लोगों को शायद सही तरीके से, आम जनता को नहीं पता, कि केंद्र सरकार में जो जुड़ता है उसका रोल अलग होता है, और जो राज्य सरकार में होता है उसका रोल अलग होता है। मेरा काम अधिकतर यही है कि मैं अपनी जनता का प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान के महापंचायत लोकसभा में करूं और उनकी आवाज़ बनूं, उनकी भावनाओं की, उनकी ज़रूरत की। और जो यहाँ पर जितने भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं या जो भी हैं या मंत्रालय हैं, वहाँ पर उनकी आवाज़ बनूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी योजनाएं हैं या पैसा है हमारे ज़िले की तरफ भी आकर्षित हों। उसके आगे उसके क्रियान्वयन का जिम्मा मेरे हाथ में नहीं है और ना ही केंद्र सरकार के हाथ में। उसके क्रियान्वयन का जिम्मा इस फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट राज्य के हाथ में होता है। तो ये एक भ्रम होता है लोगों के मन में कि बड़ा पद यानी सांसद बड़ा, लेकिन डायरेक्ट सीधा विकास का कार्य राज्य सरकार के हाथ में होता है। लेकिन उस राज्य सरकार को सही योजना मिले, पर्याप्त पैसा मिले अपने जिले के लिए, उसकी लड़ाई लड़ना, जनता की लड़ाई लड़ना, वो हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो केंद्र से डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, तो उनको हम जाके प्रभावित कर सकते हैं। अनु जी, आपको नहीं लगता कि जो सिस्टम भारत ने स्वीकार किया, संघ का सिस्टम एक, उसमें जो आम जीवन की रोज की समस्याएं हैं वो सब की सब लगभग 99% राज्य सरकार के हाथ में आती है? पानी, बिजली, सड़क, थाना, कचहरी, सब, अस्पताल, स्कूल, यही जीवन में रोज लोगों को तकलीफ देती है जी। ट्रैफिक, ये सब कुछ राज्य के हाथ में होता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर राज्य के साथ आप जुड़ती, वहां की विधानसभा में आपकी उपस्थिति होती, तो शायद आप ज्यादा प्रभावी ढंग से चीजों को एग्जीक्यूट करवा पाते? ऐसा है, ये बात आपकी सही है, लेकिन जब किसी से जुड़ो तो आपका मन जुड़ना चाहिए। काम करने की एक वो जो स्टाइल है, जो अंदाज है, जो सोच है, उसमें भी जुड़ाव होना चाहिए। आइडियोलॉजी में शायद उन लोगों की बहुत अच्छी है। हम ये नहीं कहते कि मायावती जी की आइडियोलॉजी में, इनिशियल आइडियोलॉजी में, सोच में कोई गलती थी, या मुलायम सिंह जी का मदन मोहन मालवीय की बात जो करते हैं, वो कोई मदन मोहन मालवीय राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, उसमें कोई आइडियोलॉजी में गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो उनकी कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से वो करते हैं, और रोज का जो वहाँ पर पार्टी की एक्टिविटी में देखती हूँ, उससे मैं अपने को जुड़ा हुआ नहीं मान सकती। तो इसलिए बेहतर ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हमारे संविधान में किसी को केंद्र में करना है, किसी को राज्य में करना है। अनु जी, बहुत लंबा अरसे से ये बहस चल रही है लगातार कि भाई जाति का बंधन टूटना चाहिए, राजनीति जात से मुक्त होनी चाहिए। लेकिन जब टिकट बंटते हैं, 25 बरस का मेरा अनुभव हो गया पत्रकारिता में जी, चौथाई शताब्दी जी, इंदिरा जी से शुरू करें तो मनमोहन सिंह तक जी, मैंने जब जब टिकट बंटती देखी तो सबसे बड़ा कंसिडरेशन सीवी में एक ही मैंने देखा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठकों में, कि भाई वहां किस जात का वोट कितना है।
जब टिकट आप इस आधार पर बांटेंगे तो अच्छी गवर्नेंस, जात से ऊपर उठकर चलने वाला शासन प्रशासन कैसे मिलेगा? मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं वो आप अपने अनुभव से कह रहे हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरे जात के लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस तो हमेशा होते हैं, तो इसलिए मैंने वो अनुभव ही नहीं किया। ना ही अभी जो हमारे असेंबली के चुनाव हुए थे उसमें जब वो टिकट दे रहे थे, हो सकता है अपने मन से टिकट दिए, मेरे मन से भी अगर टिकट एक दो होते तो बड़ा अच्छा रहता लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन उसमें जात की कोई बात मैंने नहीं देखी। 2 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें आपको रिजर्व ही देनी है, तो ये सब चीजें तो एक हो जाता है। और दूसरा ये है कि जात के हिसाब से ये भी एक तरफ, भले ही हम जात की राजनीति से ऊपर उठना चाहेंगे, लेकिन कई ऐसी जाति हैं जो बहुत पिछड़ी हुई है, उन लोगों को भी आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, हमारा आपका कर्तव्य है। इन स्थितियों में ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप सारे जैसे एक जात को आप सारी सीट्स दे दो। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जात और धर्म में कि भाई सबको सबकी का प्रतिनिधित्व हो, सबकी भागीदारी हो। तो मेरे ख्याल से उस एंगल से अगर जात में टिकट बंटते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जात की राजनीति मैं उस स्तर पे नहीं कहती हूँ। जात की राजनीति में उस स्तर पे कहती हूँ जो गांव में जाके गांव वालों से या शहर के लोगों से ये कहा जाता है कि मैं फलानी जात का हूँ तो मेरी जात वाले मेरे साथ हो जाओ, ये मेरे सम्मान की बात है। मैं उन लोगों से पूछती हूँ किसके सम्मान की बात है? आप तो वहीं के वहीं रह जाओगे, वो अपना सम्मान लेके चल देगा, सम्मान किसका रहा? आपको तो कुछ नहीं मिला ना। तो जात राजनीति में जात का तो कोई मतलब है ही नहीं। अनुजा, आपको नहीं लगता इससे एक बड़ा नुकसान क्या होता है? MP MLA जात की राजनीति करें तो उससे सीधा नुकसान नहीं होता है ना। मैं जिस उदाहरण को सामने रखना चाहता हूँ, सीधा नुकसान कब होता है? आज उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाइए, आप कहीं भी किसी शहर में अपनी गाड़ी रोक दीजिए, ये बात बताइए कि मैं अनु टंडन हूँ, सांसद हूँ, और पूछिए गाजीपुर से गाजियाबाद तक कि भाई 4 पुलिस वालों के नाम लीजिए कि कैसे लोग हैं, तो लोग उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे ये सपा के हैं, ये बसपा के हैं। वहां पर दिक्कत आती है। दिक्कत तब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नहीं रहता, जब जात हावी हो जाती है। जैसे आप किसी भी जर्नलिस्ट से पूछिए कि अब बसपा की सरकार आने वाली है, मुझे बताइए टॉप 10 ब्यूरोक्रेट्स कौन होंगे, वो पहले बता दिए जाएंगे कि ये लोग होंगे। अब सपा की आने वाली तो ये इन जाति के लोग होंगे। वहां पर फिर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। देखिए, और थानों से डिस्क्रिमिनेशन जाता है चीफ सेक्रेटरी तक। मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ, और प्रदेशों का अनुभव कम है मुझे, पर है। लेकिन जिस तरह की बात आप कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हावी है इस पूरे हिंदुस्तान में। यानी इस गवर्नमेंट में अभी जो नई सरकार आई है उसमें तो साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहती और ना ही जात का नाम लेना चाहती हूँ, लोगों के तरीके के नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन खुलेआम इस तरह की बात बहुत है कि मैं फलाना हूं, क्या कर लोगे तुम मेरा, मुझे जो करना है मुझे करना है, देखे कौन बदलवा लेगा मुझे। तो इस तरह का एक दबंगई जिसकी मैं राजनीति की बात कर रही थी वो है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। और चाहे वो बसपा की सरकार रही हो या सपा की सरकार हो। भाई सपा की सरकार पहले थी, लोगों ने बोला जंगल राज जंगल राज, पूरे भारी मतों से उन्होंने बसपा को जिता दिया। बसपा से भी वही उन्होंने भुगता, उसको भुगतने के बाद उन्होंने सपा को दोबारा उसी जंगल राज वाले उनको भारी मतों से जिता दिया। तो ये क्या मतलब है, क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब आप कुएं से निकले और खाई में कूद गए, फिर खाई से निकलोगे फिर कुएं में कूद जाओ। आपके दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही है कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है जनता के साथ, लेकिन हो रहा है वहां खिलवाड़। देखिए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उन बातों को ज्यादा इसलिए तवज्जो नहीं देती। मुझे समझ में वो बात आती है जो एक गांव में एक गरीब महिला, जो बेवा महिला हो, जो अकेले रह रही है, वो क्या भुगत रही है। वो तहसील में जाके क्या काम करा सकती है अपना? क्या वो ब्लॉक ऑफिस पे जाके उसका सही तरीके से काम हो सकता है? या उसके ऊपर अत्याचार हो तो वो जाके FIR दर्ज करा सकती है? गवर्नेंस का पैमाना ये होना चाहिए। मतलब है ही नहीं। गवर्नेंस का पैमाना ही ये है कि सबसे गरीब आदमी कितनी अच्छे से अब जीवन जी पा रहा है, तब सरकार अच्छी है। मेरा इस्तेमाल कैसे हो रहा है? मुझे ज्यादा से ज्यादा काम अपने जिले स्तर का, यहाँ केंद्र सरकार में या इसके कागजी कार्रवाई में, दौड़ भाग में, पहचान में, मिलने जुलने में, समझने में निकालना चाहिए। लेकिन मेरे पास जो लोग आते हैं
अधिकतम लोग आते छोटी हैं। छोटी समस्याओं के लिए मेरा आते हैं। FIR दर्ज नहीं हो रहा है, राशन कार्ड नहीं मेरा बना, BPL का कार्ड नहीं मिला। मैं अपात्रों को कॉलोनी मिल रही है, अपात्रों को पेंशन मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार की योजना बहुत अच्छी है। एक योजना मैं बताती हूँ, इंदिरा वृद्धा पेंशन योजना। उस योजना के तहत अभी इस बजट में तो शायद 400 रुपए हुए हैं। पहले ये होता था कि गाइडलाइंस ये थी कि 300 रुपए केंद्र सरकार सहयोग देगी और ये योजना राज्य सरकार चलाएगी और 300 रुपए कम से कम और वो अपनी तरफ से देगी, यानी 600 रुपए का पेंशन हमारी एक वृद्ध को मिलना चाहिए, पात्र को। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में इसी सरकार ने, इसके पहले वाले सरकार ने टोटल 300 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी जो केंद्र ने दिया वो दिया, राज्य से कुछ नहीं। लेकिन जो मैंने आंकड़े देखे उसमें लिखा है केंद्र से 200 और 100 रुपए राज्य। इसका मतलब क्या ये आपकी फाइनेंशियली इंजीनियरिंग वहां हो रही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मारा कौन जा रहा है जी? एक वृद्ध, एक बेवा। और प्रदेशों में आप जाइए, कहीं 900 रुपए मिल रही है, कहीं 800 रुपए मिल रही है, कहीं 1100 रुपए मिल रही है, और यहां पर हमारे 300 रुपए की भी लाले पड़ी। तो तकलीफ तो होती है। और यहाँ की उत्तर प्रदेश की मैं तो कह रही हूँ कि पूरी हालत, चाहे ये सरकार हो चाहे इससे पिछली सरकार हो, टोटली चरमरा गई है। कुछ आम जनता के लिए कुछ नहीं बचा है। हम जैसे लोग हाथ पैर मार के जितना करा दें, बात बड़ी बड़ी सब लोग करते हैं हमने विकास किया। क्या विकास किया? केंद्र सरकार से जो योजनाओं के तहत आपके पास पैसा आ रहा है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। भारत प्रधानमंत्री सड़क योजना है, राजीव गांधी विद्युतीकरण है, आपका इंदिरा आवास योजना है, सर्व शिक्षा अभियान है, इसके तहत तो पैसा आ ही रहा है आपके पास। इतना भी आप नहीं करोगे और कुछ दिखाई भी पड़ रहा है तो उन्हीं योजना का जो थोड़ा बहुत पैसा ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं वो दिखाई पड़ता है, बाकी कहाँ है? वही योजना का आप तख्ता पलट दो। पेंशन का नाम महामाया रख लो, गांव अम्बेडकर गांव से आप लोहिया गांव कर दो, तो इसका क्या मतलब है? आपने क्या किया? अनु, यहाँ आपको रोकूंगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के बुनियादी सवालों पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे अनु टंडन के साथ। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य अनु टंडन। अनु जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे कि जनता का मन कैसे बदले, जनता छोटे छोटे दायरों से ऊपर कैसे आए, जिससे उसको एक बेहतर सरकार चुनने की समझ, जिसको हम बोलते हैं, वो और ज्यादा हो। ये बात महसूस तो बहुत शिद्दत से की जाती है, तमाम लोगों ने प्रयास भी किए, लेकिन इसका जो परिणाम है वो शायद 4.25 साल तक तो लगता है कि चीजें बदल रही हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वो लगता है सारी मेहनत फिर खत्म होगी, फिर चुनाव आया, वही कि वही रिजल्ट आ जाता है। ऐसा है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, राजनीति में हैं, तो हम लोगों का जनता से रोज़ का मिलना उठना बैठना होता है। हम अपने साथियों को भी यही कहते हैं कि मेरे ख्याल से जनता को समझाना, काउंसिल करना,
उनको अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, संविधान के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमसे ज़्यादा आप जो पत्रकार हैं, उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि पेपर में सिर्फ खबर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दायित्व आपका देश की तरफ भी है। जनता को ये समझाना, बताना कि किस तरीके से वो निर्णय लें, किस तरीके के लोगों से अलग रहें, किस तरह का क्या उनका कर्तव्य है। कर्तव्य की बात